नमस्कार दोस्तों, बार टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संदर्भ में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अध्याय 7 की धारा 56 से लेकर धारा 58 के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेरेट नहीं खोले हैं तो कृपया वीडियो को आप यहीं पर रोककर पहले अपने बेरेट खोल लीजिए, क्योंकि हम सारी पढ़ाई बेरेट से ही करेंगे। दोस्तों, धारा 56 में वृक्षों पर अधिकार राइट्स इन ट्रीज का प्रावधान किया गया है। पहले इसको हम बेरेट से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझ लेंगे। इसकी उपधारा 1 में कह रहे हैं कि किसी जोत या बाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को इस संहिता के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति का समझा जाएगा जो ऐसा जोत या बाग धारण करता हो। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सीधी सरल सी बात बता रहे हैं कि कोई अगर खेत है या कोई बाग है और उसमें पेड़ लगे हुए हैं तो उन्हें ऐसे व्यक्ति का समझा जाएगा जो ऐसा खेत या बाग धारण करता है। यानी कि जिसका खेत है, जिसका बाग है, उस खेत और बाग में लगे हुए वृक्ष भी उसी के समझे जाएंगे। इतनी सिंपल सी बात है ये। आगे हम आते हैं इसकी उपधारा 2 पर। उपधारा 2 में कह रहे हैं कि किन्हीं जोतों की सीमा पर विद्यमान समस्त वृक्षों को ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी और जोतों को धारण करते हो। यानी कि खेत की सीमा है, उस सीमा पर अगर पेड़ लगे हुए हैं तो उन्हें ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के ओर खेत धारण करते हैं। यानी कि सीमा पर जो खेत हैं उन खेत के स्वामियों द्वारा संयुक्त रूप से उन वृक्षों पर अधिकार किया जा सकेगा। आगे आते हैं इसकी उपधारा 3 पर। उपधारा 3 में कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति से संबंधित या उसके द्वारा धारित आबादी में या किसी दखल ना की हुई भूमि में स्थित समस्त वृक्ष इस संहिता के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व ऐसे व्यक्ति से निरंतर संबंधित रहेंगे या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के अधीन धृत रहेंगे। दोस्तों, इसके लिए आप ये इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, उपधारा 3, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑल ट्रीज इन आबादी और इन एनी ऑक्युपाइड लैंड belonging to or held by any person immediately before the date of commencement of this code shall continue to belong to such person and be held subject to any other law for the time being in force and to any rule made under this code। यानी कि जो आबादी के वृक्ष हैं या किसी अनऑक्युपाइड लैंड में वृक्ष हैं, ठीक है, किसी आबादी में कोई वृक्ष लगे हुए हैं या किसी दखल ना दी हुई भूमि में कोई वृक्ष हैं, तो इस संहिता के प्रारंभ होने से पहले ऐसे व्यक्ति से निरंतर संबंधित रहेंगे। ठीक है, यानी कि संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व जिस व्यक्ति से संबंधित थे उससे संबंधित रहेंगे या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के अधीन धृत रहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 4 पर। धारा 57 के उपबंधों के अधीन उपधारा 1 से 3 में निर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न समस्त वृक्षों, झाड़, जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पाद जहां कहीं उगे हो या रोपित हो को इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से राज्य सरकार की संपत्ति समझा जाएगा। तो दोस्तों, यह भी बहुत सरल है। सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि उपधारा 1 से 3 में जो हमने कैटेगरी पढ़ी पेड़ों की अब तक, उसके अलावा जितने भी पेड़ होंगे, झाड़ जंगल होंगे या अन्य प्राकृतिक उत्पाद होंगे, चाहे वो कहीं भी उगे हुए हों या रोपित हों, उनको इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से राज्य सरकार की संपत्ति माना जाएगा। यानी कि उपधारा 1 से 3 के अलावा जितने भी वृक्ष हैं इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से वो राज्य सरकार की संपत्ति हैं। आगे आते हैं दोस्तों धारा 57 पर। धारा 57 फलदार वृक्ष फ्रूट बियरिंग ट्रीज का वर्णन करती है। इसकी उपधारा 1 पढ़ते हैं। इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी या वन या लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी जो यथास्थिति तहसीलदार या सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियंता की श्रेणी के नीचे का ना हो की लिखित अनुज्ञा से
जब कोई फलदार वृक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या नहर के किसी ओर रोपित किया गया हो तो ऐसा होते हुए भी ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित होगी और ऐसा व्यक्ति और उसके विधिक प्रतिनिधि किसी प्रभार जो भी हो के संदाय के बिना ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार होंगे। दोस्तों बिल्कुल सिंपल बात कह रहे हैं इसमें कि इस संहिता के प्रारंभ होने से पहले अगर राज्य सरकार के किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा लेके कोई फलदार पेड़ किसी व्यक्ति ने किसी पब्लिक रोड पे लगा दिया, ठीक है, तो उसके पेड़ लगाने के बावजूद भी वह जमीन राज्य सरकार में ही निहित रहेगी और ऐसा व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधि कोई भी उसके लिए शुल्क दिए बगैर ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार होंगे। देखिए, ये संहिता जो हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इस संहिता के प्रारंभ होने से पहले किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार के किसी अधिकारी की परमिशन से पब्लिक रोड पर कोई फल का पेड़ लगा दिया, मान लीजिए आम का पेड़ लगा दिया, लीची का लगा दिया, कोई भी लगा दिया, और अधिकारी कौन कौन से, राजस्व अधिकारी या वन या लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी जो कम से कम तहसीलदार, सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियंता की श्रेणी के नीचे के ना हो। मतलब राजस्व अधिकारी कौन सा होगा, कम से कम तहसीलदार, और वन विभाग का कौन सा अधिकारी, कम से कम सहायक वन संरक्षक, और लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग का कम से कम सहायक अभियंता की श्रेणी का, इनसे नीचे का ना हो कोई भी। उसकी रिटन में परमिशन से अगर कोई फलदार वृक्ष किसी व्यक्ति ने पब्लिक रोड पे लगा दिया कि साहब मैं पब्लिक रोड पे पेड़ लगाना चाहता हूं फलों का, और उसके लिए परमिशन उसने ले ली, तो ऐसा व्यक्ति पेड़ भले ही लगा दे लेकिन उस जमीन पर उसका कोई राइट नहीं होगा, वो पब्लिक रोड ही रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि उसने जो फल के पेड़ लगाए हैं उन पर जो फल आएंगे तो बगैर कोई उसके लिए फीस दिए बिना वो ऐसे फलों का हकदार होगा। ये बात यहां पर कह रहे हैं। आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं, इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ पर नहर के किसी ओर फलदार वृक्ष रोपित करने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है और उपधारा 1 के उपबंध इस प्रकार रोपित किए गए वृक्ष के निमित्त लागू होंगे। यानी कि उपधारा 1 में तो कह रहे थे इस संहिता के प्रारंभ होने के पहले की स्थिति, और उपधारा 2 में कह रहे हैं इस संहिता के प्रारंभ होने के बाद की स्थिति, कि यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू हो गई। उसके बाद में अब कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं किसी पब्लिक रोड पे या नहर के किसी साइड कोई फल का पेड़ मैं लगाऊं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, कलेक्टर से या कोई अन्य जो इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी है उसकी रिटन परमिशन से पेड़ लगा सकेगा। और उपधारा 1 के उपबंध उस पर भी लागू होंगे। क्या लागू होंगे उपधारा 1 के उपबंध, कि भूमि जो है वो पब्लिक रोड जो है वो राज्य सरकार की ही रहेगी, और जो वृक्ष होंगे उस पे जो फल आएंगे उसके लिए वह व्यक्ति हकदार हो सकेगा। तो आपको उपधारा 1 उपधारा 2 दोनों क्लियर हो रही है ना। आगे आती है उपधारा 3। इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे। द राइट कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेरिटेबल। किंतु फलदार वृक्ष रोपित करने वाला व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों के पास ऐसे समग्र वृक्ष के प्रति या ऐसी भूमि पर जिस पर वह स्थिति हो कोई अधिकार नहीं होगा। तो यह भी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इस धारा के अधीन जो अधिकार है वो वंशानुगत हैं, और फलदार रोपित करने वाला व्यक्ति या उसका कोई उत्तराधिकारी ऐसे वृक्ष के प्रति, जिस भूमि पर ऐसा वृक्ष स्थित है उसके प्रति कोई अधिकार नहीं उसका होगा। आगे आते हैं धारा 58 पर। धारा 58 में कह रहे हैं विवाद जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, डिस्प्यूट्स टू बी डिसाइडेड बाय द कलेक्टर। पहले इसे बेरक से पढ़ लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे। इसकी उपधारा 1 में कह रहे हैं कि जहां धारा 54 या धारा 56 या धारा 57 में निर्दिष्ट किसी संपत्ति के संबंध में, ऐसी संपत्ति के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। यानी कि धारा 54, 56, 57 में अगर किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या किसी प्रॉपर्टी के राइट के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर के द्वारा। और आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं कि उपधारा 1 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।
यानी कि जो उपधारा 1 में कलेक्टर का ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर से अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है तो वह उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कमिश्नर के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। 30 दिन के अंदर, जो कलेक्टर का ऑर्डर दिया गया उसके 30 दिन के अंदर कमिश्नर के समक्ष अपील दाखिल कर देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको धारा 56, 57, 58 समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं जरा भी कोई डाउट लगता है तो कृपया वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा और बेयर एक्ट को अपने सामने रखिएगा और फिर आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए। जब आपको धारा समझ में आ जाए तो इस धारा को आप उपधारा वाइज लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको देखिए कलम की जंग जरूर छुड़ानी होगी, वरना आप मुख्य परीक्षा में कैसे लिखेंगे। अगर आपके कलम की जंग नहीं छूटेगी तो मुख्य परीक्षा में फिर कलम चल नहीं पाएगी। इसलिए आप वीडियो को बार बार ध्यान से सुनिए, भले ही 10-20 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन विषय पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। और बेयर एक्ट को सामने रखकर आप तैयारी कीजिए। देखिए, बेयर एक्ट हमारी तैयारी के लिए बेस है। बेयर एक्ट के बगैर कोई तैयारी नहीं है। बेयर एक्ट के बगैर कोई वीडियो सुनने से फ़ायदा नहीं मिलेगा और किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बेयर एक्ट को सामने रखें, वीडियो को बार बार सुने और फिर लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।